देखिए कंबाइनेशन ऑफ सेलों का जो संयोजन हम लोगों को पढ़ना है, सेलों का संयोजन, इसका तात्पर्य क्या है? सेलों के संयोजन को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें कई जगह परिपथ में कभी कम धारा की आवश्यकता होती है, कभी अधिक धारा की आवश्यकता होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है परिपथ में कि पर्याप्त मात्रा में हमें धारा नहीं मिल पाती, तब हमें दो या दो से अधिक सेलों को किसी भी संयोजन के द्वारा जोड़ना पड़ता है और पर्याप्त मात्रा में धारा लेना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे अभी अपन लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, इसी प्रकार से सेलों का संयोजन दो प्रकार का, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। इनके अतिरिक्त भी हम कई जगह सेलों का और भी कंबाइनेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ को श्रेणी में जोड़कर समांतर में जोड़ सकते हैं, कुछ को समांतर में जोड़कर श्रेणी में जोड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं श्रेणी संयोजन, ठीक है, सेलों का श्रेणी संयोजन। इस संयोजन में क्या करेंगे भाई, हमें श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में दोनों में ये समझना है कि कब कौन सी स्थिति में हमें श्रेणी संयोजन का प्रयोग करना है, यानी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और कब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ना कब फायदेमंद रहेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना कब फायदेमंद रहेगा, मतलब कब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है, कब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, कब बाह्य प्रतिरोध कम है, कब बाह्य प्रतिरोध अधिक है, वगैरह। मान लीजिए हम कुछ सेल ले लेते हैं, जैसे हमने एक सेल लिया है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब श्रेणी संयोजन का मतलब ये होता है कि एक सेल का धन सिरा और एक सेल का ऋण सिरा, दो ही सिरे होते हैं एक सेल में। ये हमने सेल बनाया, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, ऋण सिरे से दूसरे सेल के धन सिरे को जोड़ दो, दूसरे सेल के धन सिरे को जोड़ा, फिर दूसरे सेल के ऋण सिरे से तीसरे सेल के धन सिरे को जोड़ दो, और इस तरीके से जितने सेल लगाना चाहते हो उतने सेल आप लोग लगा। ये श्रेणी संयोजन कहलाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देना है परिपथ का, और यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल हमने क्या माना है कि जो सेल हम लगा रहे हैं उन सभी का विद्युत वाहक बल समान है, यानी कि एक जैसे सेल हम लगा रहे हैं, ठीक है, और सभी का आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर होंगे, ये हो गई कुंजी, और ये पहले ही है पूरे परिपथ। अब ऐसी सिचुएशन में धारा अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी, या कब अधिकतम होगी, कब न्यूनतम होगी, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो वैद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है, ठीक। अगर सभी का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, सभी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, परिपथ के बाहर यानी सेल को छोड़ दिया जाए तो बाहर प्रतिरोध जो है कैपिटल आर है और एक कुंजी कैपिटल ए। तब अगर हम देखें कि पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, यहां पे लिख देते हैं कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल, एक का विद्युत वाहक बल ई है, मान लिया हमने कि n सेल हमने जोड़े थे, कितने सेल जोड़े हैं, n सेल हमने इसमें जोड़े हैं, कई सेल जोड़े हैं, तो जितने सेल जोड़े हैं उन सभी के विद्युत वाहक बलों का योग कर दीजिए, पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल आ जाएगा, ठीक है। कुल सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अगर हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे सभी का स्मॉल आर है तो एन आर हो जाएगा। कुल बाह्य प्रतिरोध कितना है, कुल बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर। अब इस पूरे परिपथ में दो प्रकार के प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। अगर हम परिपथ का कुल प्रतिरोध देखें, परिपथ का कुल प्रतिरोध तो ये बन जाएगा R प्लस एन आर। तब फिर परिपथ में धारा कितनी बहेगी, परिपथ की धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल प्रतिरोध R प्लस एन आर, कितनी बहेगी कुल धारा। चलो ये तो बात समझ में आ गई, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है, परिपथ में कुल धारा कितनी बहेगी, कितनी प्रवाहित होगी। इससे हमें ये भी समझना है कि जो धारा का मान आया है
किस हद तक के लिए, कब तक के लिए अधिक होगा और कब के लिए कम होगा, या कब क्या सिचुएशन है, उसमें कंडीशन तो हो सकती है। कंडीशन ये कह रही है, पहली कंडीशन कि मान लीजिए कि NR इज लेस देन कैपिटल R, जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो। क्या हो? बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि NR अगर बहुत छोटा है तो चलिए NR छोड़ दीजिए, अगर छोड़ देंगे तो I बराबर क्या निकलेगा, NE/R। मतलब ये है कि N का मान जितना अधिक होगा धारा उतनी ही अधिक होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का अधिकतम मान प्राप्त किया जा सकता है। N गुना है धारा का मान, E/R एक सेल की धारा हो गई और NE/R N गुना हो गई। मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा सेल होंगे उतनी अधिक इसमें धारा प्रवाहित होगी। कब? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ना के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में हम कहें कि R बहुत छोटा हो, मतलब बाह्य प्रतिरोध जो हमने लगाया है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा काफी कम है, तो फिर हम कैपिटल R को छोड़ देंगे, और अगर कैपिटल R को छोड़ेंगे तो I बराबर आएगा NE/NR, और N से N कैंसिल हो जाएगा तो E/R। अब सेल में जो धारा है वो केवल और केवल एक सेल की धारा के बराबर। E/R इसमें N इस सूत्र में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम चाहे 20 सेल लगाएं और चाहे 4 सेल लगाएं और चाहे 200 सेल लगाएं, फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि N आ ही नहीं रहा है। नंबर ऑफ सेलों की काउंटिंग हो ही नहीं रही है, सिर्फ इसमें उतनी धारा बह रही है जितनी धारा एक सेल में बह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक है बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा, तो आप चाहे 10 सेल लगा लें चाहे 1 सेल लगा लें, धारा उतनी ही मिलेगी जितनी की एक सेल के द्वारा मिल रही है। तो अगर हमें अधिक धारा चाहिए तब फिर आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। अगर आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो कोई फायदा नहीं है अधिक सेलों का प्रयोग करने से। बात क्लियर हो गई?